बच्चों, वेलकम टू समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है एफसीसी संरचना में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या। मतलब इसे बोलेंगे एफसीसी स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर पूछे हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड, रिक्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड। ये वॉइड होते हैं, मतलब जो रिक्तियाँ होती हैं दो प्रकार की होती है। एक होती है चतुष्फलकीय रिक्ति जिसे टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, एक होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सुनो। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, इधर देखो, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसका फॉर्मूला होता है 2n। ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसका फॉर्मूला होता है n। अब इसे कैसे याद रखोगे, तो देखो, अपने घर में जब अमीर बन जाओगे तो टीवी कितनी लेकर आओगे बताओ? 2 लेकर आओगे ना, 2। एक किसके लिए? एक अपने लिए और एक अपनी मम्मी के लिए। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसका फॉर्मूला होता है 2n। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसका फॉर्मूला होता है n। अब एक बार ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में पूछ लिया था तो उसका फॉर्मूला होता है सिर्फ n। तो अब ये n की वैल्यू क्या है, ये n की वैल्यू पर गौर करते हैं। तो देखो, हम लोग बात करते हैं BSF। B का मतलब है BCC, S का मतलब है SCC और F का मतलब है FCC, यानी फलक केंद्रीय घनी कोशिका। तो हम लोग बात करते हैं BSF। कौन से BSF? BSF 214 के बारे में। BSF 214 के बारे में। यहाँ जो n है ये n की वैल्यू है, यानी कि F के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 4 हो गई। तो बताओ FCC में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उसका फॉर्मूला क्या बताया था हम लोगों ने? 2n। टीवी हमेशा हम लोग 2 लेते हैं, एक किसके लिए? अपने लिए और एक अपनी मम्मी के लिए। तो 2n हो गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू मैं क्या रखूँगी? 4 रखूँगी कि नहीं रखूँगी? 4 रखूँगी। तो 4 2 जा 8 आ गया। तो इसका 8 आंसर आ जाएगा। 8 आंसर। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला होता है 2n। तो यहाँ पे FCC में जो n की वैल्यू है ये कितनी होगी? 8 होगी, मतलब 4 होगी। BSF 214 हमने बात की थी, BSF, BCC, SCC और FCC हमने बात की थी BSF 214 के बारे में। तो यहाँ F की वैल्यू 4 है। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो हमारा सही आंसर बी वाला ऑप्शन जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ढंग से। तो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है वो कहाँ है? n = 1 पर है हमारा हाइड्रोजन परमाणु। हमसे पूछा उसकी रेडियस, उसकी मतलब कि जो बोहर रेडियस है वो भी हमको दे दिया। अब वो क्या कर रहा है? पहली उत्तेजित अवस्था से, मतलब पहली उत्तेजित अवस्था हम लोग जानते हैं, पहली जो फर्स्ट से उत्तेजित हो गया है तो n की वैल्यू यहाँ 2 होगी। वैसे n की वैल्यू हमको यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है, तो हमको n की वैल्यू 2 दी हुई, तब इसकी रेडियस पूछी हुई है, रेडियस। तो हम लोग जानते हैं बोहर रेडियस का फॉर्मूला होता है R बराबर 0.529 n² हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया। और हम लोग जानते हैं n², यहाँ पे जो n² है, n बराबर मतलब कि प्रथम उत्तेजित दिया था तो यहाँ पे n बराबर 2 होगा, राइट। यहाँ पर n बराबर 2 होगा तो यहाँ पे हम n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे, 0 यहाँ पे रखेंगे 0.529 और n² की जगह मैं 4 मतलब कि 2 का स्क्वायर रख दूँगी तो 4 आ जाएगा। तो 0.529 का इंटू हम लोग 4 से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, तो देखो इसका आंसर डी वाला आएगा, सही आंसर। तो आप इंटू करके देख लीजिएगा, इसका आंसर डी वाला आएगा। देखो हम करके बता दें, 0.529 और का 4 से गुणा कर दो, 9 चौक 36 का 6 यहाँ से लगी 3। तो ये आंसर आ रहा है। तो लगभग मतलब 2, मतलब कि लगभग 2 के करीब आ रहा है। तो हमारा आंसर ये डी वाला चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से ग्रुप 13 के तत्वों में परमाणुवीय त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है? मतलब कि देखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जैसे कि जब भी हम लोग पी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं तो ऊपर से जब हम लोग नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, ऊपर से जब हम लोग नीचे जाते हैं तो त्रिज्या भी बढ़ती है, यानी रेडियस भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इसका 13वें ग्रुप में
13वें ग्रुप में एक्सेप्शन है, यानी 13वें ग्रुप में क्या है, अपवाद है। ये सिर्फ 13वें ग्रुप में ही अपवाद है। और क्या 14वें में 14वें फैमिली में अपवाद है क्या, नहीं। 15वें में भी नहीं है, सिर्फ 13वें में ही अपवाद है। किसका, परमाणु साइज यानी परमाणु त्रिज्या का क्रम। तो देखो हम लोग 13वें ग्रुप में क्या लिखते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, राइट, इन थैला लिखते हैं, मतलब कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो देखो इसमें क्या होता है, जो गैलियम होता है ये गैलियम गल जाता है, गल के ऊपर आ जाता है। देखो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, बैंगन, आलू, गाजर इन, ये गैलियम लिखा है, गाजर इन थैला। तो देखो यहाँ पे जो गैलियम होता है ये गल जाता है, गल के ऊपर आ जाता है। हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है, तो ये त्रिज्या का ऑर्डर होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। और गैलियम ना एल्यूमिनियम से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। मैं ये समझाना चाह रही हूँ, बैंगन, आलू, गाजर इन, ये गाजर गैल्यूमिनियम इन थैला। तो देखो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन ये देखो त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या यहाँ पे देखो बढ़ रही है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आता है, वो गैलियम में आ जाता है, गैलियम गल कर ऊपर चला जाता है। तो क्या हो जाएगा इसकी त्रिज्या का ऑर्डर, बैंगन, यहाँ पे जो गैलियम में ऊपर आ जाएगा, फिर एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इसका रेडियस का ऑर्डर ये आ जाएगा, ये वाला। तो अब बताओ, गैल्यूमिनियम गल जाता है तो वो एल्यूमिनियम से ऊपर आ जाता है, तो ये रेडियस का सही ऑर्डर है। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, 13 ग्रुप है, बोरॉन फैमिली है ये हमारी। तो देखो कौन सा आंसर आएगा, बैंगन, गाजर, ये गैल्यूमिनियम ऊपर आ गया, एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, ये वाला आंसर सही जाएगा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो इसका आंसर 4th वाला जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए इसका आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑर्बिटल के उपकोष के संबंध में सत्य है। तो हम लोग जानते हैं जब भी सब शेल यानी उपकोष के बारे में बात की जाएगी तो हम लोग एजीम्यूथल यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में बात करेंगे। और जब तो इसका देखो, और ये जो है ना, ये उपकोष, उपकोष क्या करता है, ये जो उपकोष है ये साइज से भी डिपेंड करता है, साइज पे भी मतलब निर्भर करता है। तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा, तो डी वाला आंसर होगा। देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एक होता है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम एन से दर्शाते हैं, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। एक होता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे एल से दर्शाते हैं। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या ये क्या करती है, कक्षकों के नंबर यानी संख्या को दर्शाती है। ये कक्षकों की संख्या को दर्शाती है, नंबर को दर्शाती है। और देखो हमारा ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या करता है, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल का साइज, सब शेल के बारे में बताता है, सब शेल के साइज के बारे में बताता है, यानी उपकोष की आकार के बारे में बताता है। फिर हम एम के बारे में बात करें यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बात करें तो ये अभिविन्यास को दर्शाता है, अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता, ये अभिविन्यास को दर्शाता है। और एक होता है हमारा स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या, तो वो इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा को दर्शाता है। तो ध्यान रखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका आंसर डी वाला ऑप्शन होगा। और मुझे लग रहा है इस बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अम्लीयता का ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे तो आंसर दिया ही है, लेकिन देखो कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेते हैं। हमको अम्लीयता का ऑर्डर पूछा है। अम्लीयता का ऑर्डर क्या होता है, तो मैंने इसमें ऐसी ट्रिक लगाई है जैसे कि देखो, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन के नंबर बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक स्टैंड यानी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो देखो ऑक्सीजन के नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर इस बी ऑप्शन में देखो, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। तो हमने बोला था अगर ऑक्सीजन के नंबर बढ़ते जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो ये बढ़ने का साइन है, ये वाला है ना, बढ़ने का साइन है। तो ऑक्सीजन के नंबर बढ़ते हैं तो अम्लीयता बढ़ती। अब देखो मैंने आपसे पूछा कि H2SO3 में और H2SO4 में कौन ज़्यादा अम्लीय बताओ। तो आप लोग बोलोगे ये ज़्यादा अम्लीय H2SO4। क्यों ज़्यादा H2SO4 ज़्यादा अम्लीय क्यों है, H2SO4 में ऑक्सीजन के नंबर ज़्यादा है, 4 ऑक्सीजन है, जबकि इसमें देखो केवल 3 ऑक्सीजन है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर इसमें केवल 3 ऑक्सीजन, इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो इसलिए ज़्यादा अम्लीय है ये। तो ये आप लोग समझ पाए, इसका आंसर बी होगा, ये बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
देखो, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दें तो क्या बनता है? ये क्या देता है? ये पूछा है कि यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ दें तो क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास CHCl3 है, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, इसे हम वायु की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दें तो ध्यान रखना ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है NH2 नेगेटिव का संयुग्मी अम्ल। हम लोग जानते हैं संयुग्मी अम्ल यानी कॉन्जुगेट एसिड दिया है तो हम क्या करेंगे, H+ को ऐड करेंगे। तो बताओ NH2 में एक H ऐड कर देते तो क्या बनता है? बताओ NH4 बनता है क्या? नहीं। बताओ NH2OH, OH तो कभी लगता ही नहीं है। देखो यहाँ पे ये N2 तो कभी लगता ही नहीं, तो देखो NH2 में हम एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? बताओ NH3 ही तो बनेगा। बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन संयुग्मी अम्ल। और अगर यहाँ पे संयुग्मी क्षार पूछता तो हम हाइड्रोजन को हटा देते, हमसे अगर संयुग्मी क्षार पूछता तो। लेकिन हमसे पूछा क्या है? संयुग्मी अम्ल पूछा है, तो हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे? हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जैव निम्नीकरण बहुलक है? तो देखो यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है हमारा, आप लोग सोच लीजिए, पहले आंसर सोच लिया, अब सुनो, जो हमारा जैव निम्नीकरण बहुलक होता है वो हमारा होता है नायलॉन 2 और नायलॉन 6। नायलॉन 2, नायलॉन 6 ये हमारा जैव निम्नीकरण बहुलक है। और ये हमारा एक, और ये हमारा होता है PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी को, ऐसी कुछ इसका फुल फॉर्म है। तो देख लेना, ये दोनों है ना, ये दोनों जैव निम्नीकरण बहुलक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। NCERT में केवल 2 ही जैव निम्नीकरण बहुलक के बारे में बात की है, एक होता है हमारा नायलॉन 2, नायलॉन 6, एक होता है हमारा PHBV। अब हमारा है द रिएक्शन विथ, मतलब कि इसमें पूछा है कि कौन डेल्टा H बराबर डेल्टा E किस में है। तो देखो, हमने कल क्वेश्चन कैसे किया था, KP बराबर KC किस में है, ये क्वेश्चन किया था हमने। तो वैसे ही बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E किस में है। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे पहले बताओ? इसमें हम लोग मोल चेक करेंगे। तो देखो, ये हमने बात की थी मोल में मोल चेक करते तो उसमें हम सॉलिड के मोल को काउंट नहीं करते, किसके मोल को काउंट करते हैं? सिर्फ गैस के। तो देखो यहाँ पे इस साइड मोल H2O के आगे कुछ लिखा है कि मुझे बताओ, तो H2O के आगे कुछ लिखा है कि हाँ 2 लिखा है, 2। तो पूरे टोटल इस साइड मोल कितने हो गए? 2 हो गए। अब देखो मुझे H2 के आगे कुछ लिखा है कि हाँ 2 लिखा है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये CO2 के आगे कुछ लिखा है कि नहीं लिखा? तो 2, और मतलब जिसके आगे कुछ नहीं लिखा था तो 1 माना जाता है। तो यहाँ टोटल मोल कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 मोल, यहाँ 2 मोल, तो मोल बराबर है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो मोल बराबर नहीं है, तो डेल्टा E और डेल्टा H भी बराबर नहीं होंगे। बी ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे देखो CO के आगे कुछ लिखा है कि हाँ, CO के आगे 2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 मोल हुआ है। अब देखो O2 के आगे कुछ लिखा है क्या? हाँ, नहीं, O2 के आगे कुछ नहीं लिखा, जहाँ कुछ नहीं लिखा तो वहाँ 1 मानते हैं। अब टोटल इस साइड मोल कितने हो गए बताओ? 3। अब CO2 के आगे कुछ लिखा है क्या? हाँ, CO2 के आगे 2 लिखा है, तो देखो यहाँ पे टोटल इस साइड, एरो के इस साइड टोटल 2 मोल है, यहाँ तो एरो के साइड 3 मोल है, तो मोल बराबर नहीं है। तो डेल्टा H और डेल्टा E भी बराबर नहीं होंगे। सी ऑप्शन में देखते हैं PCl5, ये रिएक्शन करता है, ये बनाता है PCl3 + Cl2। तो देखो PCl5 के आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो टोटल मोल 1 हुए इस साइड। देखो PCl3 के आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो इधर 1 मोल हुए, लेकिन यहाँ पे Cl2 भी है, तो Cl2 के आगे कुछ नहीं लिखा, तो 1 मोल हुए। तो टोटल इसको मिलाया तो यहाँ पे टोटल 2 मोल हुए, लेकिन यहाँ पर तो टोटल 1 ही मोल है। तो बताओ मोल बराबर है क्या? नहीं। तो डेल्टा H और डेल्टा E भी बराबर होंगे क्या? नहीं। तो देखो हमारा E वाला ऑप्शन देख लो, ये H2 के आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो 1 मोल होंगे। यहाँ पे Br2 के आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो 1 मोल होंगे। टोटल इस साइड कितने मोल? 2 मोल। लेकिन देखो HBr के आगे क्या लिखा है? HBr के आगे भी 2 लिखा है। तो देखो यहाँ पे 2, मतलब कि यहाँ पे मोल बराबर है, तो मोल बराबर है, तो डेल्टा H और डेल्टा E भी बराबर है ना। तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा? ये वाला आंसर जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? हमारा सही आंसर ये वाला जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीस, मतलब कि ये Fe+3
में अनपेयर इलेक्ट्रॉन के नंबर बताने, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के नंबर बताने। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अब देखो, हमें पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, मुझे बताओ कि Fe जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो आप लोग मुझे बोलोगे 26 26 होता है, 26 होता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लास्ट में 6 आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे 3d6 और 4s2 लिखेंगे, राइट। अब हमारे पास क्या लिखा है, +3 लिखा था, +3 का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन गायब करना। तो सबसे पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब करेंगे और एक इस 3d6 में से, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो तो क्या आता है, 5 आता है, 5। तो देखो हम 3d5 आ रहा था। अब बताओ मुझे Fe + 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा। तो आप लोग बोलोगे 3d5 आएगा, राइट, 3d5 आएगा। तो देखो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, फिर Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया था Fe + 3 का, वो 3d5 आया था। अब हम लोग जानते हैं 5 मतलब 3d में, मतलब कि d में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 5 कक्षक होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो 10 होते हैं लेकिन 5 कक्षक होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो Fe + 3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो हमारा सही आंसर क्या चला जाएगा, 5। तो इतना ईजी सा क्वेश्चन देखो PNST में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विलयन है जो जलीय अमोनिया के साथ रिएक्शन करके नीला हो जाता है। तो ध्यान देना, एक ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2, ये नीले होते यानी ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे जो Cu है ये नीला कलर देता है, ये देखो ध्यान रखना, Cu की जब भी बात आएगी तो ये नीला कलर देता है, नीला कलर। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसमें हम लोग हाइब्रिडेशन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो हम लोग संकरण निकालते हैं, तो संकरण में हम लोग पहले क्या देखते हैं, वैलेंसी देखते हैं, प्लस हम लोग क्या देखते हैं, चार्ज देखते हैं। अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज लिखा है, अगर एटम के ऊपर प्लस चार्ज लिखा है यानी कि प्लस चार्ज लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैटायन लिखेंगे। सुनो देखो, हम लोग पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लो NH4 पॉजिटिव दिया है, तो मैं क्या करूँगी, नाइट्रोजन की संयोजकता लिखूँगी। नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 15वें। तो इसके लास्ट में 5 आ रहा है यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5। फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन, फिर उसके बाद देखेंगे हम इस पर चार्ज क्या है, इस पर प्लस चार्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस चार्ज है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे हाइड्रोजन के नीचे नंबर कितने हैं, या फिर हैलोजन के, अगर हैलोजन दिया होता तो हैलोजन के नंबर गिनते, अगर हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन के नंबर गिनते। ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीजन के नंबर अगर लिखा हो तो ऑक्सीजन के नंबर को काउंट नहीं करते। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, 4 लिखा है, तो मैंने यहाँ पे 4 काउंट कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो 5 में से 1 गए, 4 आए, 4 + 4 कितने होते हैं, 8, और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 4 आया। हम लोग जानते हैं अगर 2 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, sp। 3 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, sp2 बोलते हैं। अगर 4 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 बोलते हैं। देखो हमारे पास 4 आया था तो NH4 पॉजिटिव का जो हाइब्रिडेशन है ये क्या हो गया, sp3 हो गया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद NO2 पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे। फिर देखो हम लोग नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का एलिमेंट है, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी। देखो NO2 पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे, मैं बता दूँ आपको, NO2 पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर, पॉजिटिव लिखा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है तो एक माइनस कर देंगे। और देखो क्या यहाँ पर हम ऑक्सीजन के नंबर लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम ऑक्सीजन के नंबर नहीं लिखते, यहाँ पर हम हाइड्रोजन के और हेलोजन के ही नंबर लिखते हैं। पर यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर हम लोग नहीं लिखेंगे। तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 4/2 आ गया, मतलब कि 2 बचे। तो हम जानते हैं कि जब 2 आता है तो हमारा हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp होता है, sp। तो देखो अब sp किस में, sp इसमें, sp इसमें, तो इन दोनों में तो नहीं होगा। फिर हम देखते हैं ये वाला NO3 नेगेटिव की।
तो देखो नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का एलिमेंट है और इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता 5 होगी। देखो NO3 नेगेटिव दिया है ऊपर, NO3 नेगेटिव, तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब आप लोग बताओ कि हमने ऑक्सीजन के नंबर क्यों नहीं लिए? क्योंकि हम ऑक्सीजन के नंबर को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आ गया 6/2 यानी क्या आ गया 3 आ गया। और हम लोग जानते हैं अगर 2 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या लिखते हैं हम लोग? SP लिखते हैं, SP। अगर 3 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या लिखते हैं? SP2 लिखते हैं। अगर मतलब SP2 लिखते हैं। अगर 4 आता है तो हाइब्रिडेशन SP3 लिखते हैं। तो देखो 2 मतलब कि 2 आया था तो हमने SP लिखा था, अगर 3 आया था तो हमने SP2 लिखा, 4 आया था तो हमने SP3। तो ये वाला आंसर सही चला जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ यूनिट सेल आर ऑक्यूपाइड बाय FCC। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो FCC की स्ट्रक्चर है उसके द्वारा घेरा गया स्थान कितना है। मतलब उसकी स्थान, हिंदी में ये पूछा था कि FCC है उसके द्वारा घेरा गया स्थान कितना है। तो FCC के द्वारा घेरा गया स्थान होता है 74। हम लोगों ने बात की थी BSF, B का मतलब होता है BCC, S का मतलब होता है SCC और F का मतलब होता है FCC। FCC को हिंदी में बोलते हैं फलक केंद्रीय घनी कोशिका। तो देखो FCC के BSF हमने 214 के बारे में बात की थी, राइट। तो और इसमें हम लोगों को पैकिंग इफिशिएंसी भी याद रखना है। देखो FCC जो होता है इसकी पैकिंग इफिशिएंसी होती है 74, इसकी पैकिंग इफिशिएंसी होती है 68 और इसकी 68% और 74% और इसकी पैकिंग इफिशिएंसी कितनी होती है 52%। तो ये भी याद रखिएगा, PYQ के डिस्क्राइब से भी ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो हमारा सही आंसर 74% चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।